हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए लूसेंट कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। और इस बुक को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2026 यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये सबसे बेसिक बुक है और इसको कंप्लीट करने पे एक बार हमें फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हमें एक थॉरो रिवीजन हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का। उसके बाद हम एडवांस बुक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइज़, जो भी यूपी पीसीएस 2026 की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, इस चैनल से जुड़े रहें। और हम ट्राई करेंगे कि हम बहुत सारे सोर्सेज से और सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। और जैसा कि आप जानते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शन एंड फोकस के साथ स्टडी करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और गाइज़, आपने एक असिस्टेंट लर्निंग कॉन्सेप्ट सुना होगा। असिस्टेड लर्निंग में ये होता है कि किसी भी फैक्चुअल चीज़ को या किसी भी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चीज़ को जब हम खुद से कवर करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टार्ट तो हम कर लेते हैं बट एंड तक हम फोकस अप्रोच में नहीं पढ़ पाते। तो अगर हमारे साथ एक वीडियो में कोई उस चीज़ को कवर करे तो उसे कवर करना बहुत ही ईजी हो जाता है एक इंडिविजुअल के लिए। तो गाइज, इसको एक ऐसे ही मानिए असिस्टेड लर्निंग की तरह, बिकॉज इस वीडियो में हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसको डिस्कस करते जाएंगे, आपका भी रिवीजन प्लस रीडिंग होती जाएगी। तो ये पूरी सीरीज़ पार्ट में आने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इसको देखें और साथ में अपने वो लूसेंट की बुक रखें। और अगर आपको फ्री पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उससे भी अगर आप उसको बाद में रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा फटाफट रिवाइज करने के लिए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। लूसेंट से हम शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 रहेगा, मल्टीपल पार्ट्स में आएगी और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म करके हम अपने नेक्स्ट सोर्सेज की तरफ आगे बढ़ें। और आफ्टर दैट वी विल स्विच टू पीवाईक्यू एंड ऑल। और हमारा फोकस ज़्यादातर अभी स्टार्टिंग मंथ में मेंस की तरफ भी होने वाला है, लेकिन इससे पहले हम एक लूसेंट की लेटेस्ट एडिशन कंप्लीट करेंगे। ओके, तो एक रीडिंग करने से हमें जो पुराने फैक्ट्स हैं वो सारे रिवीजन हो जाएंगे। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स क्रैक यूपी पीसीएस 2026। ओके, तो गाइस, लूसेंट एक जैसे कि बहुत ही रेप्यूटेड बुक है, आपको पता है। और हम देखेंगे इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इसमें इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मिसलेनियस टॉपिक्स, जिसमें डिफेंस और वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल दैट कवर होंगे। उसके बाद सम कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो हम देखेंगे कि 1 बाय 1 हम कवर करेंगे और हम इसी सीक्वेंस में कवर करेंगे, क्योंकि बार बार सीक्वेंस चेंज करने से आपको पार्ट्स ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। तो गाइज, आप अपने हिसाब से अपनी वीडियो की स्पीड कर लीजिएगा, 1 या 1.5x, जो भी आप करना चाहें। आई वुड रिकमेंड 1.5x अगर आपका ये रिवीजन सेशन है। एंड और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो नॉर्मल स्पीड में भी कर सकते हैं। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद इंडियन हिस्ट्री। तो गाइज, जैसे आप जानते हैं ये काफ़ी फैक्चुअल होता है ये बुक। और इसमें एक एक लाइन जो होती है वो आपके क्वेश्चन में वो आपके पेपर में पूछी जा सकती है, पूछी भी गई है। तो बहुत ज़्यादा फोकस से इसको पढ़ना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम आसपास की चीज़ें भी डिस्कशन करेंगे ताकि बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल ना हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम मेजॉरिटी चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको ही कवर करेंगे। अब देखेंगे कि इसमें हिस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री जो वर्ड आया है, वो जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है, ठीक है। एंशियंट ग्रीस में इसे हिस्टोरिया बोलते थे। और पहले जो ग्रीक हिस्टोरियन जिनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी मानते हैं वो हैं हेरोडोटस नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री की बुक लिखी, ठीक है। और उस बुक का उन्होंने जो नाम दिया था, उस बुक का नाम उन्होंने हिस्टोरीज दिया था, द हिस्टोरीज। और ये 430 बीसी की बात है। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, 430 बीसी में हमारे कौन से ऐसे डायनेस्टीज थी जो 430 बीसी में चल रही थी, एनी आइडिया? तो अगर 430 बीसी पे अगर ध्यान दें तो उस समय इंडिया में महाजनपद पीरियड चल रहा था, राइट। और बेसिकली रफली इट वाज एन एरा ऑफ अजातशत्रु एंड मे बी बिम्बिसार, क्योंकि अजातशत्रु 483 बीसी में बुद्ध संगति करवाते हैं, द बौद्धिस्ट काउंसिल कराते हैं। एंड उससे थोड़ा सा पहले बिम्बिसार रहे होंगे, 430 बीसी के अराउंड अजातशत्रु एंड बिम्बिसार का पीरियड रहा होगा। ये थोड़ा सा ऐसा इंटरलिंकिंग ईजी हो जाती है। तो हेरोडोटस जो थे उनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है।
लेकिन उस समय हिस्ट्री जो है ना थोड़ी सी मिथ से भरी होती थी, बहुत सारी स्टोरीज होती थी उसमें। तो ऐसे सिलसिलेवार तरीके से या फिर ऐसे फैक्चुअल तरीके से हिस्ट्री लिखना वो लेपर्ड वॉन रैंके ने शुरू किया, जो कि एक जर्मन हिस्टोरियन थे। और जर्मन लोग का नेचर कैसा होता है, थोड़े से बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़े से मतलब फैक्चुअल लोग होते हैं। तो इन्होंने लियोपार्ड वॉन रैंके ने उनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक तरीके से हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट करा। ओके, अब आगे चलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हेगल आप बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फिगर है, बट हिस्ट्री में नहीं, इन्होंने डायलेक्ट्रिक थ्योरी दी थी। डायलेक्ट्रिक थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट है उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है और दोनों आपस में मिलकर सिंथेसिस कर लेते हैं और एक मतलब कंक्लूजन निकालते हैं। तो उसको बेसिकली बोलते हैं हेगल की थ्योरी। और हेगल इसीलिए एंटी सिंथेसिस और सिंथेसिस की थ्योरी के लिए फेमस है अपने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। E.H. कार थे, उन्होंने हिस्ट्री की डेफिनेशन दी है कि हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हिस्टोरियन एंड द फैक्ट। मतलब एक हिस्टोरियन है, एक व्यक्ति है जो हिस्ट्री लिख रहा है, और हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री के और हिस्टोरियन के बीच का जो इंटरेक्शन है वो एक हिस्ट्री होती है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। और ये एक अनएंडिंग डायलॉग है, कभी खत्म ना होने वाला डायलॉग है बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। तो ये आप एक लाइन अगर आप याद रख पाएँ तो आपको मेंस में काम देगी। ओके, कि हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरियन और फैक्ट के बीच का एक इंटरेक्शन है और अनएंडिंग डायलॉग है बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रख सकते हैं। नाउ हम पहले टाइम लाइन पे आते हैं, ठीक है। आपने BC और AD तो सुना ही होगा। BC को हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर हम पूछें AD, जो जाकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, AD इज़ एनो डोमिनी। दिस इज़ द लैटिन फ्रेज, जिसका मतलब ये होता है कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड कौन, जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो एनो डोमिनी इज़ AD मतलब अभी जब जीसस क्राइस्ट पैदा हो गए, ईयर 001, फिर 1 2 3 4 वहीं से स्टार्ट होता है, उस साल से मानते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे कैलेंडर अलग अलग सभ्यताओं ने बनाए, जैसे मुस्लिम्स हिजरी कैलेंडर्स में बिलीव करते हैं। आफ्टर हमारे इंडिया में पहले विक्रम संवत, फिर शक संवत, ऐसे बहुत सारे कैलेंडर्स चला करते थे। हम एक 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। एक टाइमलाइन चेक कर लेते हैं कि 0 इज द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और अगर हम पीछे जाएंगे तो वो बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, आगे जाएंगे तो एनो डोमिनी, दैट इज आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ओके गाइस, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, मुझे लगता है कि आप समझ जाओगे कि भैया आगे बढ़ते जाएंगे नेगेटिव नंबर्स में तो 5 BC इज़ पहले पड़ेगा, 4 BC उसके बाद पड़ेगा। तो इस टाइप की चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स स्किप दैट पार्ट। एंड आफ्टर दैट एक चीज़ देख लीजिए, हाँ, यहाँ पे कि क्वार्टर ऑफ सेंचुरी किसको बोलते हैं भाई। क्वार्टर ऑफ सेंचुरी 1/4 होता है, मतलब कि 25 ईयर्स जो है क्वार्टर ऑफ सेंचुरी होगा। हाफ सेंचुरी पता ही है आपको, 50 साल का वक्त होगा। उसके बाद आप देख लीजिए सेंचुरी किसको बोलते हैं, 100 साल को। और मिलेनियम बोलते हैं 1000 साल को। 1000 साल होते हैं मिलेनियम। और थोड़ी सी डिकेड्स की बातें करी गई हैं कि भाई फर्स्ट डिकेड का मतलब क्या है, कि मतलब पहला डिकेड जो है वो 1901 से 1910, वो सब तो आप कर लोगे। लेट्स प्रोसीड। 6th सेंचुरी BC का थोड़ा सा मतलब बताया गया है। क्या होता है 6th सेंचुरी BC का, कहने का मतलब 600 BC से 501 BC तक। 4th सेंचुरी का मतलब होता है कि 400 BC से 301 BC तक। तो बेसिकली 4th सेंचुरी कह रहा है तो मतलब कि 400 से शुरू होगा और पीछे आएंगे मतलब 301 तक। तो बेसिकली आप याद ये रखिए कि अगर कोई बोल रहा है कि भाई 3rd सेंचुरी, ठीक है, तो 3rd सेंचुरी आपको पता होना चाहिए कि कुछ समथिंग 3rd सेंचुरी BC अगर बोल रहा है तो ऐसा आप अंदाज़ा लगाइए कि कुछ 29 समथिंग या 27 ऐसे रेंज में होगा। दैट मीन्स कि 3rd सेंचुरी का मतलब ये होगा बेसिकली कि 300 से स्टार्ट करके 201 तक ये 3rd सेंचुरी BC जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स आगे हम बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट एरा देख लेते हैं। तो ये कली बता रहे हैं कि आपको कलियुग पता होगा ना, कली बेसिकली ये बता रहे हैं कि 3000 BC में है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कली और कलियुग का डेट जो है वो एक डेफिनेट नहीं है। तो लेकिन इन्होंने फिर से दे दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सप्तर्षि दिया है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। कली इज़ नॉट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 3rd जो है बुद्धिस्ट एरा इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बता रहे हैं कि परिनिर्वाण को कमोमरेट करने के लिए बुद्धिस्ट एरा शुरू हुआ 544 BC से, और जैन एरा की शुरुआत मानी गई 527 BC से महावीर के परिनिर्वाण को कमोमरेट करने के लिए। आफ्टर दैट अनदर इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो विक्रमी एरा है, आपको पता होना चाहिए। 57 BC में शुरुआत हुई है। कौन शुरू किया? एक उज्जैन के लोकल किंग थे, विक्रमादित्य टाइटल लेते थे, उन्होंने ये विक्रम एरा की शुरुआत की है। और उसके बाद शक एरा, जो कि हमारा ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट कैलेंडर मानती है, शक एरा, जो कि 78 AD में शुरू किया गया है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट
रूलर का नाम पता होगा, कुषाण रूलर थे जो कनिष्क नाम था उनका। उन्होंने शक एरा की शुरुआत 78 AD में शुरू कर दिया था इसको। और अनेदर थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट एरा है कालचुरी। कालचुरी डायनेस्टी का नाम हम आगे पढ़ेंगे। उनके एक किंग थे ईश्वर सेन, उन्होंने कालचुरी कैलेंडर की शुरुआत करी थी। और उसके बाद एक गुप्ता एरा जो है वो शुरू हुआ आपका 319 to 20 AD में। गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त प्रथम से शुरू हुआ। बेसिकली फाउंडर तो श्रीगुप्त माने जाते हैं, लेकिन टोटल जो ओरिजिनल एक्सपेंशन शुरू किया वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शुरू किया। वो 319 से 320 AD जो है इसका स्टार्ट मानते हैं। उसी तरीके से शशांक रूलर थे बंगाल के, उनका एरा 593 AD से। फिर हर्षवर्धन जो कन्नौज के किंग थे, उनका एरा 606 AD से माना जाता है। और अगर मुस्लिम एरा की बात की जाए तो हिजरी जो है वो शुरू होती है 622 AD से। और उनके जो सेकंड खलीफ थे उमर, उन्होंने शुरू किया था उस डेट को या उस ईयर को कमेमोरेट करने के लिए जिस समय मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करा था। ओके, अनदर इज़ केरला में एक एरा कोल्लम को मानते हैं जो 825 AD से शुरू होता है। और नेपाल में नेवारी एरा को मानते हैं जो 879 AD से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। और उसके बाद विक्रमादित्य फोर्थ चालुक्य रूलर ऑफ कल्याणी थे, उन्होंने चालुक्य विक्रम एरा की शुरुआत करी 1078 AD में। सेन रूरल में आप सुनेंगे लक्ष्मण सेन का नाम, जिन्होंने 1119 AD से उनका एरा शुरू होता है। और फिर आते हैं सिखिज़म में गुरु नानक जी की बर्थ एनिवर्सरी 1469 AD। ये थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा 1469 AD। जो थोड़े से रिलीजियस एराज होते हैं ना, वो पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि अकबर ने इलाही एरा जो है शुरू किया था वो 1556 AD से। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी जो है वो राजशक की शुरुआत करी थी 1674 से, जब उनका थ्रोन पे राज्याभिषेक हुआ। ओके, नाउ उसके बाद हम एक बार कैलेंडर का डेवलपमेंट देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट कैलेंडर हैं। सबसे पहले 46 BC में किंग जूलियस सीजर का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने जूलियन कैलेंडर बनाया था। उसके बाद क्रिश्चियन कैलेंडर जो है वो एक वहाँ के पादरी थे डायोनस एक्जिगस, उन्होंने 527 AD में क्रिश्चियन कैलेंडर बनाया था। बट क्रिश्चियन कैलेंडर जो था वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट था। ऑल्दो बेसिकली वो सही था, बट उसमें क्या होता था ना कि पॉइंट्स की डेसिमल पॉइंट्स की मिस्टेक थी, जिससे कि 100 सालों में 10 दिन का एरर आता था। मतलब अगर 100 साल बीत गए तो 10 डेज का एरर आ जाता था। तो उसको सही करने के लिए एक रोमन पोप थे ग्रेगरी द 13, उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर ले आए जो कि एक्यूरेट था। और आज विश्व के लगभग सभी देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही फॉलो किया जाता है। ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, ठीक है। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर रिलीजियस लोग ही ये कैलेंडर्स की इन्वेंशन करते थे पिछले टाइम में, क्योंकि उनको रिलीजियस सेरेमनीज करनी होती थी और वो एक शुभ मुहूर्त में करनी होती थी, ठीक है। तो आप भी हमारे इंडिया में देखेंगे कि जितने भी वेदांग हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम को इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो हमारे एंशिएंट इंडिया में भी एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट का एक कल्चर आया जो कि रिलीजन से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कन्वर्जन पढ़ेंगे हम कि इंडिया में जो 2 एरा फॉलो होते हैं, लाइक विक्रम एरा और शक एरा, उसका कन्वर्जन या मैथमेटिकल फार्मूला कैसे, क्योंकि पीसीएस में पूछ सकता है, आपको कोई ईयर दे देगा, जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया कि सन 2013, ओके 2013 दे दिया और बोला कि इसको बताओ विक्रम संवत में कितना होगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको विक्रम संवत में किसी को कन्वर्ट करना है तो बस 57 ऐड करने देना है, ठीक है। विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है तो 57 ऐड करना है, शक संवत में कन्वर्ट करना है तो आपको 78 ऐड कर देना है, बस इतना याद रखिए। और उल्टा कर देना है अगर वापस उसको हमें नॉर्मल एरा में ले आना है, यानी कि अगर विक्रम एरा में ईयर दिया हुआ है और उसको वापस नॉर्मल एरा में लाना है तो हमें माइनस कर देंगे उसी चीज़ को। और इसी तरह से अगर मतलब दिया है उसे कन्वर्ट करना है हमें शक एरा में, तो मतलब किसी भी उसको मतलब किसी भी नॉर्मल को, जैसे 2013 को अगर हम शक एरा में करना है तो नेगेटिव करना है, माइनस करना पड़ेगा। और अगर शक एरा को वापस नॉर्मल करना है तो उसे प्लस करना पड़ेगा। तो बेसिकली उल्टा है, ठीक है। अगर आप विक्रम एरा में कन्वर्जन कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल एरा को विक्रम एरा में कन्वर्जन करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, यानी कि प्लस 57, और उसी नॉर्मल एरा को शक एरा में कन्वर्ट करने के लिए माइनस 78 करना पड़ेगा, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और इसका उल्टा कर देंगे अगर उल्टे डायरेक्शन में हमें पूछता है तो। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है हिजरी एरा, क्रिश्चियन एरा से हिजरी एरा में कैसे बदलेंगे। तो क्रिश्चियन एरा से हिजरी एरा में बदलने के लिए एक फॉर्मूला दिया है कि जो भी क्रिश्चियन एरा है उसमें से 622 माइनस करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 33/32 से, 33/32 से, तो एक्यूरेट हिजरी एरा निकल आएगा।
क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जो हिजरी जो कैलेंडर की शुरुआत है वो हुई है आपकी 622 AD से। तो ये नंबर हमें ओरिजिनल नंबर से या ओरिजिनल ईयर से माइनस करना पड़ेगा, और ये हल्का सा उस डेसिमल पॉइंट को मैनेज करने के लिए 33/32। लेकिन ये क्रिश्चियन एरा में कन्वर्जन है। अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में ना कन्वर्जन करना है तो हमें ये डेसिमल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिंपल 622 माइनस करना है, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट। तो अगर हम देखें कि अगर हमें मान लीजिए दिया हुआ है कि सन 2000, इसको कन्वर्ट करिए आप विक्रम एरा में, तो क्या करेंगे? +57 कर देंगे, यानी 2057 विक्रम एरा। अगर इसी को शक एरा में कन्वर्ट करना होगा तो -78 करेंगे, माइनस करेंगे, नेगेटिव घटाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2000 -78। ओके, अब अगर हिजरी में हमें 2000 को अगर कन्वर्ट करना है तो सिंपल 622 कर देंगे। गॉट इट? इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, और पूछे भी हैं। ऐसे PYQ आपको मिल जाएंगे जिसमें शक एरा और विक्रम एरा में कन्वर्जन बताया गया। तो एक बार हम इसको देख लेंगे, ठीक है। एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। कन्वर्जन के बाद नेक्स्ट है पीरियड। तो पीरियड में यार ऐसा देखिए कुछ है नहीं ज़्यादा। पीरियड में बेसिकली ये बताया गया है कि 3 टाइप के पीरियड्स में डिवाइड किया गया है किसी भी टाइम को। उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक में भाई जिसमें कोई भी रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है, रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, यानी प्री हिस्टोरिक टाइम में उस टाइम का मतलब है जिसमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, और जैसे कि टूल्स मिले हैं हमें, बरियल ग्राउंड्स मिले हैं, लेकिन कुछ भी रिटन नहीं मिला है, ठीक है। और उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमें कुछ रिटन, और प्रोटो हिस्टोरिक वो होता है जिसमें रिटन एविडेंस अवेलेबल हैं लेकिन वो डिसाइफर नहीं हो पाए हैं। जैसे कि आपको पता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर नहीं हो पाई है। वैदिक एविडेंसेस जो हैं उसमें, वैदिक एरा जो है उसमें रिटन एविडेंस हैं, लेकिन आर्कियोलॉजी से उसका एविडेंस हम सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते, उसको प्रमाणित नहीं कर सकते। इसलिए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है वो ऐसा है जिसमें आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस या तो अवेलेबल नहीं है या उनकी स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हो पाई है। और हिस्टोरिक पीरियड फिर बाद में जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, रिटन रिकॉर्ड भी हैं, उनको हम आर्कियोलॉजी से वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो कि हमारे इंडिया में शुरू होता है 600 BC से लेकर के आज तक चला आ रहा है। अभी हमारी सारी क्रोनोलॉजी की बातें हो रही हैं, टाइम पीरियड्स की बातें हो रही हैं, तो आई होप यू आर कनेक्टेड। क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें आगे चल के, तो हम इंडिया के कंसर्न में देखते हैं। इंडिया के कंसर्न में एंशिएंट इंडिया जो है वो शुरू फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ से भी शुरू से एकदम शुरू होकर के 647 AD तक, मतलब कि जहाँ तक हर्ष की डेथ नहीं हो जाती वो पूरा हम एंशिएंट इंडिया में कवर करते हैं। उसके बाद आता है मेडिवल इंडिया, यानी हर्ष की डेथ के बाद से 647 से लेकर के 1757 यानी बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी, वहाँ तक हम मिडिवल इंडिया को मानते हैं। और मॉडर्न इंडिया हमारी बैटल ऑफ प्लासी यानी कि जब अंग्रेज जीत जाते हैं, एक उनको सब्सटेंशियल विक्ट्री मिल जाती है, अंग्रेजों का राज स्थापित हो जाता है 1757 से लेकर के 1990 तक, जो कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तब तक हम मॉडर्न इंडिया को पढ़ते हैं। और उसके बाद अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है पोस्ट मॉडर्न इंडिया को पढ़ने का। पोस्ट मॉडर्न इंडिया बेसिकली 1991 यानी कि जब हमारे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुई, वहाँ से लेकर के आज तक हमारा पोस्ट मॉडर्न इंडिया चला आ रहा है। अभी थोड़ा सा एंशिएंट इंडिया में हम देखेंगे। एंशिएंट इंडिया में जो कि हमने देखा कि शुरू से लेकर 647 AD तक एंशिएंट इंडिया, तो उसमें फर्दर कितने पार्ट्स हैं, तो प्री हिस्टोरिक पार्ट हम देखेंगे। प्री हिस्टोरिक जैसे कि हमने देखा जिसमें कोई रिटन एविडेंस नहीं होते, तो वो हमारा होता है लगभग 30 लाख BC से लेकर के 600 BC तक, जहाँ पे हमें रिटन एविडेंसेस इतने नहीं मिलते हैं। उसके बाद हमारा अब एक और इम्पॉर्टेंट आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हिस्टोरियन मानते हैं 2500 BC से शुरू होकर 1750 BC तक चला। उसके बाद वैदिक कल्चर शुरू होता है जो कि 1500 BC से लेकर 600 BC तक टाइम पीरियड माना गया। एंड आफ्टर दैट महाजनपद पीरियड आए, जो कि जहाँ पे हमारे अलग अलग डायनेस्टीज आई, मौर्यन डायनेस्टी और पाटलिपुत्र हमें एक उभरता हुआ दिखा। तो महाजनपद पीरियड 600 BC से लेकर 322 BC तक माना जाता है। महाजनपद पीरियड के बाद मौर्य पीरियड आता है जो कि 322 BC से
185 BC तक। उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है, बृहद्रथ पुष्यमित्र शुंग आते हैं और पोस्ट मौर्य एज शुरू होता है जो कि 185 BC से लेकर 319 AD तक, मतलब गुप्तों के पहले तक चलता है। उसके बाद गुप्त पीरियड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरा है, 319 से लेकर 550 तक गुप्त बहुत लंबे समय तक राज करते हैं। उसके बाद पोस्ट गुप्ता, जिसमें अलग अलग डायनेस्टी आप देखेंगे, मौखरी डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी, बहुत सारी गौंड डायनेस्टी जो कि आपकी, जिसमें एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हमारे हर्षवर्धन है। तो 550 AD से लेकर के 647 जो कि हर्षवर्धन की डेथ का टाइम है, तब तक वर्धन डायनेस्टी चलती है। तो गाइज एक्चुअली मैं सोर्स से बहुत ही ज़्यादा क्लोज रखना चाहती हूँ अपने इस वीडियो को, तो मैं बहुत ज़्यादा ऑफ द टॉपिक नहीं जाना चाहती। हम फोकस करेंगे सिर्फ लूसेंट को ही, बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी फैक्ट रिच है, तो हम इसी पे रहेंगे, बहुत ज़्यादा हम अपने सब्जेक्ट से भटकेंगे नहीं। ओके, तो मिडिवल पीरियड आप जैसे देख रहे हैं, अर्ली मिडिवल पीरियड जो है वो शुरू होता है आपका 647 से लेकर के 1206 तक माना जाता है उसे अर्ली मिडिवल, मतलब कि जब तक कि सुल्तनत काल जो है शुरू होने से पहले तक, उसे हम अर्ली मिडिवल पीरियड कहते हैं। अर्ली मिडिवल पीरियड में आपको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल दिखेगी, आपको गुर्जर, प्रतिहार, राजवंश, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, इनके बीच में जो हुए संघर्ष के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सुल्तनत डायनेस्टी, ये सल्तनत डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1206 ईस्वी से, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मतलब गद्दी नशीन होने से लेकर के 1526 ईस्वी तक, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध तक हम सुल्तनत पीरियड मानते हैं, यानी कि मुगलों से आने से पहले। उसके बाद एक मुगल पीरियड शुरू होता है 1526 से लेकर 1707, यानी औरंगजेब के डेथ तक हम उसको प्रॉपर मुगल पीरियड मानते हैं। उसके बाद लेटर मुगल का दौर शुरू होता है, जो कि इतने प्रभावी राजा नहीं रहे थे। ये रफली मेडिवल पीरियड का ब्रेकेज है। उसके बाद मॉडर्न पीरियड में हम आ जाते हैं। मॉडर्न पीरियड में हम जान रहे हैं कि 1757 से, यानी कि जब प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद से लेकर के 1813 तक, यानी कि चार्टर एक्ट 1812 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा। और कंपनी जो है वो मर्केंटाइलाइज फेज में थी, यानी कि ट्रेड होता था, उस पर कंपनी की मोनोपोली थी और उनके पास सारे रेवेन्यू डायरेक्ट जाते थे, तो इसको मर्केंटाइल फेज बोलेंगे। और जब आपने पढ़ा, आपको याद होगा, जब 1813 में चार्टर एक्ट आता है और कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया जाता है, और मोनोपोली ब्रेक करने के बाद ब्रिटेन के प्राइवेट प्लेयर्स भी इंडिया के बिजनेस में पार्ट ले सकते हैं। तो उसके बाद इंडस्ट्रियल फेज शुरू होता है इंडिया में। 1813 से लेकर के 1858 तक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, फ्री ट्रेड शुरू होता है। उसके बाद जो है 1860 ईस्वी के बाद से हमें फाइनेंशियल फेज होता है, मतलब कि एक ऐसा जिसमें जो है वो, मतलब 1857 की वॉर हो चुकी थी, क्वीन विक्टोरिया को रानी घोषित कर दिया गया था, तो उसके बाद ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है, कंपनी बैकसीट पे चली जाती है और फाइनेंशियल इम्पेरियलिज्म शुरू होता है, यानी कि ब्रिटेन जो है वो डायरेक्ट जो है वो फाइनेंशियली इंडिया पे रूल करने लगता है। तो इसको फाइनेंशियल फेज बोलेंगे आज़ादी तक। आगे देखते हैं, जो ब्रिटिशर्स ने आसपास के जो लोकल रूलर थे, यानी कि कुछ तो ऐसे एरिया से जो ब्रिटिशर के डायरेक्ट कंट्रोल में थे इंडिया के, और कुछ ऐसे थे ना जो कुछ प्रिंसिपली स्टेट्स थे, जैसे कि राजस्थान में और जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर लाइक ये आपका हैदराबाद हुआ, ये सारे जो प्रिंसिपली स्टेट्स थे, इन पे ब्रिटिशर्स जो है वो उनको डायरेक्टली कैप्चर करने की जगह पे उनकी नेटिव स्टेट्स को के ऊपर जो है वो बस उनके फॉरेन अफेयर्स पे कंट्रोल रखते थे, और राजाओं को भी उन्होंने मेंटेन रखा। तो ऐसे प्रिंसिपली स्टेट के लिए उनकी क्या पॉलिसी रही है वो भी बदलती रही टाइम के साथ। तो इन्होंने प्रिंसिपली स्टेट्स पे क्या क्या पॉलिसी लाई वो हम देखेंगे थोड़ा सा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद जब इन्होंने कब्जा करना शुरू किया, वहाँ से लेकर 1813 तक इन्होंने रिंग फेंस पॉलिसी का मतलब रखा। रिंग फेंस पॉलिसी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, हल्का हल्का समझ लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछता है, थोड़ा सा समझ लेंगे और फिर देखेंगे। हाँ, एक साथ समझ लेंगे और देखेंगे। अब 1813 से इन्होंने सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी, 1857 की वॉर से तक इन्होंने सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी लगाई। उसके बाद सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी लगाई 1858 से लेकर के 1935 तक, यानी 1858 से 1935 तक सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी इन्होंने लगाई। और फिर 1935 से 1947 तक इक्वल फेडरेशन पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट करी। अभी क्या है, वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब प्लासी का युद्ध हुआ ना, उसके बाद हमें पता है कि हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स बने। तो ये बेसिकली पॉलिसी हेस्टिंग्स की थी। इसमें क्या था कि मान लीजिए एक राज्य है जो उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, लाइक मराठे, ठीक है। ये आपका महाराष्ट्र है, ये मराठे हैं, ठीक है। अब ब्रिटिशर ने रिंग फेंस पॉलिसी में क्या किया कि इनके आसपास जो छोटे छोटे राज्य होंगे ना, इनको ये अपने अंडर ले लेंगे। ये एक पावरफुल राज्य है, दमदार है, इसके अराउंड के जो राज्य हैं इसको ये अपने अंदर मिला लेते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो राज्य होते हैं ना, ये और ये ब्रिटिश
मान लीजिए ब्रिटिश टेरिटरी है और ये पावरफुल राज्य है कोई बीच वाला, तो इसके अराउंड के जो छोटे छोटे राज्य होंगे इनको ब्रिटिशर्स अपने में मिला लेते थे और एक बफर बना लेते थे। इस पॉलिसी को बोलते थे रिंग फेंस पॉलिसी। और इस पॉलिसी और इनके थ्रू जो है ना ये इस बड़े किंगडम को ट्रैप कर लेते थे। और यही चीज़ उन्होंने मैसूर में की, यही चीज़ उन्होंने मराठों के साथ करी, यही चीज़ 1 बाय 1 इन्होंने सारे पावरफुल किंगडम को के साथ करी और उनको धीरे धीरे कैप्चर कर लिया। और ये जो पूरी पॉलिसी है वो 1757 से लेकर के 1813 तक चलती रहेगी। उसके बाद 1813 से जो है थोड़ा सा ये चेंजेस शुरू करते हैं। इनको लगता है कि भाई जो सारे राज्य हैं उनको एक साथ अगर हम ऐसे एनेक्स करते जाएंगे तो थोड़ा सा उनके लिए भी मुश्किल होगी, क्योंकि लोग लड़ाई करते थे और फिर बहुत ज़्यादा वॉर्स हो गई, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने एक नई पॉलिसी ले आते हैं जिसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी। क्या है ये? इसमें दो वर्ड पे ध्यान दीजिए। सबऑर्डिनेट मतलब कि जो राजा है, जो नेटिव राजा है, लोकल राजा है, वो ब्रिटिशर्स का सबऑर्डिनेट होगा। और आइसोलेशन से क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि अगर दो राज्य हैं तो उनके बीच का जो पहले कम्युनिकेशन था ना उसको उन्होंने कट कर दिया। मतलब कि ये आपस में कोई भी संबंध नहीं रख सकते थे विदाउट ब्रिटिशर्स के रहते। तो ये चीज़ पॉलिसी कौन लेकर आया? ये लेकर आए थे वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आपने सुना होगा, ये उनके ब्रेन चाइल्ड था। तो सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी में क्या होता था कि हर एक राजा ब्रिटिशर्स का के अंडर जो था वो आइसोलेशन में रहता था और ब्रिटिशर्स के सबऑर्डिनेट रहेगा। और ये पॉलिसी जो है वो कब से कब तक चली है आपकी 1813 से लेकर के 1857 तक ये पॉलिसी उन्होंने चलाई है आइसोलेशन वाली। उसके बाद क्या हुआ? 1857 में आपका इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई, बहुत सारे राजाओं ने विद्रोह कर दिया और लड़ाई के बाद इन्होंने एक नई पॉलिसी लेकर आते हैं जिस पॉलिसी का नाम है सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी। अब इसमें क्या हुआ? सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी में इन्होंने इनकरेज किया कि जो अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं वो आपस में कोलैबोरेशन करें, ठीक है, लेकिन रहें सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही, ठीक है। मतलब एक रानी, ऊपर नीचे बहुत सारे प्रिंसली किंगडम्स और उनके बीच आपस में कोऑर्डिनेशन रहे। और इनको कौन ओवरसी करे? क्वीन ओवरसी कर रही हैं। ये पॉलिसी उन्होंने 1935 तक चलाई। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल आया 1935 में। उसके बाद इंडिया में फेडरेशन की शुरुआत हुई। 1935 हम पढ़ेंगे आगे चल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल था। बहुत सारे फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 के बिल से ले आए गए और फेडरेशन की शुरुआत हुई इंडिया में। इसका मतलब ये था कि एक यूनियन के अंदर अलग अलग फेडरेशन विद सब्सटेंशियल पावर एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी। कैसे होगा हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये पॉलिसी नेटिव राजाओं के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनाई। आई होप ये पॉलिसीज क्लियर होंगी, 1 बाय 1 हम देखेंगे, लेकिन एक फुल ओवरव्यू ये था। थोड़ा सा नेशनल मूवमेंट का भी इसमें चर्चा किया गया है कि कांग्रेस, आपको सबको पता है कांग्रेस की शुरुआत 1885 में 1885 में, ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा हुई। और फर्स्ट फेज जो था वो मॉडरेट फेज था, मतलब कि पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट का 3P इन्होंने फॉलो करा इस फेज़ में। उसके बाद सेकंड फेज़ आया जो एक्सट्रीमिस्ट फेज़ था, इसमें हमें तिलक, रास बिहारी बोस और ऐसे बहुत सारे जो है वो मदन मोहन मालवीय, ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हमें देखने को मिले। बेसिकली लाल बाल पाल का टाइम, मदन मोहन मालवीय को तो इतना नहीं बोलेंगे, ऑल्दो शुरू में वो थोड़ा फायर ब्रांड माने जाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेलो हो गए। लेकिन बेसिकली लाल बाल पाल का जो टाइम था, यानी लाल बाल पाल में लाल इज फॉर लाला लाजपत राय, बी फॉर बाल गंगाधर तिलक एंड पी फॉर बिपिन चंद्र पाल। ये प्रोमिनेंट लीडर्स का टाइम था जो कि चला 1905 से 1970 तक। उसके बाद थर्ड फेज ऑफ कांग्रेस शुरू होता है गांधी जी के आने के बाद। जैसा कि आपको पता है गांधी जी कब आए? 1915 में इंडिया में आए और 1970 से लेकर के 1947 तक गांधी जी का एरा चलता है कांग्रेस में।
तो ये बेसिकली हमारा क्रोनोलॉजी से रिलेटेड था यहाँ तक। हम इस पार्ट में यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि ये भी मेरा पहला वीडियो है जो मैं बना रही हूँ, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको क्रूड लग सकता है ये, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं। मैं भी एस्पिरेंट हूँ और इस बार आई एम ऑल्सो ट्राइंग, तो ये बस एक असिस्टेड लर्निंग मानिए इसको। और जो भी थोड़े बहुत मिस्टेक्स हैं वो मेरे इन एक्सपीरियंस की वजह से हैं, जो कि आई होप कि आने वाले टाइम में सही हो जाएंगे। बट बेसिकली ट्राई टू फोकस ऑन स्टडिंग योर ओन सेल्फ, क्योंकि आप जो पढ़ोगे वो आपका खुद का है, और कंपटीशन के इस टाइम में यू कैन जस्ट, जिन लोग के पास पीयर नहीं है साथ में पढ़ने के लिए, वो दे कैन फॉलो माई चैनल, और एक साथ हम असिस्टेंट लर्निंग करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप ड्रॉप करिएगा। हम एक मैंने कई बार मेंस लिखा है, यूपीएससी का भी, यूपीपीसीएस का भी, तो अगर आप कोई भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वी कैन कनेक्ट ऑल्सो। आप अपनी आंसर्स और मुझे भेज सकते हैं। आई कैन प्रोवाइड यू वैल्यूएबल फीडबैक। सो जस्ट कीप स्टडिंग। आगे चल के हम एंशिएंट इंडिया को कवर करेंगे, और सी यू नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।